हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 27 मई 2025 के करंट अफेयर। आज ही हम लोग 26 मई का भी कवर करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने किया था रिवीजन दोस्तों, है ना। आज आप लोग को प्लेसेस इन न्यूज़ में देखना है वेनेजुएला। इसका डिस्कशन हम लोग कल के करंट अफेयर वाले सेशन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला करंट अफेयर और सेकंड न्यूज़ है दोस्तों, है ना। एलिफेंट काउंट्स एक्सरसाइज, ये एक्चुअली दोस्तों हाल फिलहाल में ना कर्नाटका के साउथ रीजन में किया गया है। तब जब किया गया है तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमारे पास जो एलिफेंट है हमारे रीजन में वो कौन सा एलिफेंट है ना। तो जैसे कि एलिफेंट भी तीन तरह से होते हैं दोस्तों, एक अफ्रीकन सवाना होता है, एक अफ्रीकन फॉरेस्ट होता है और एक एशियन होता है। इसमें जो सबसे बड़ा एलिफेंट होता है वो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट होता है, जो करीब करीब 3.5 से 4 मीटर होता है लंबा, है ना। और ये सबसे ज़्यादा वजन और सबसे बड़ा होता है कौन सा, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, ठीक है, 7,000 kg तक। इसके बाद आता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, ये 5,000 kg तक होता है। उसके बाद आता है हमारा एशियन एलिफेंट, ठीक है, 4,000 kg तक, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये अफ्रीकन सवाना ही जो होता है सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है और बाकी दोनों स्पीसीज इंडेंजर्ड है, एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग एशियन एलिफेंट के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंस मैक्सिमस। किसका, हमारा जो हमारे रीजन में जो एलिफेंट मिलता है ना उसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंस मैक्सिमस, ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन कितने साल का होता है, 60 साल तक होता है, ठीक है, लगभग, ठीक है। और इंडिया में दोस्तों मान लीजिए ग्लोबली जितने भी एशियन एलिफेंट मिलते हैं उसके 60% पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ही सीमित है। लगभग 26 से 29 हज़ार नंबर्स हैं, अभी शायद अपडेट हो, एक बार आप चेक कर सकते हैं, है ना। और अगर स्टेट वाइज देखेंगे आप रैंकिंग तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वही कर्नाटका में ही हुआ है ये सेंसस भी, है ना, जिसमें एलिफेंट काउंट हुआ है और सिंक्रोनस है, मतलब बहुत बढ़िया से हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आता है असम और थर्ड पे आता है केरला, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए इनका जेस्टेशन पीरियड, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने महीने की होती है, तो 18 से 22 मंथ की होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड होता कितना है, और मतलब एलिफेंट का जो मतलब पूरा ग्रुप होता है उसको लीड कौन करता है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसको लीड एक फीमेल एलिफेंट करती है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये इन्हीं मतलब कि एशियन एलिफेंट नहीं बोला, एलिफेंट को ही दोस्तों की स्टोन स्पीसीज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जैसे ये जहाँ भी जाते हैं जैसे खाए हुए गोबर की न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में गए, उसी की वजह से मतलब सीड्स भी डिस्पर्स होते हैं, है ना। तो ये एक तरह से मतलब जैसे कि मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट को और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, ठीक है। जैसे सीड डिस्पर्सिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी को, है ना दोस्तों। और आईयूसीएन स्टेटस तो आपको पता चल गया दोस्तों, है ना। और बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये ध्यान रखिए इंडिया में ही मतलब 60% ग्लोबल पॉपुलेशन है और की स्टोन स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं में एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम लाई है एलिफेंट जो मतलब उस समय हंटिंग होता था, है ना, उस चीज़ को मतलब इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया है। तो पहला स्कीम था दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके तहत मतलब काफ़ी सारे रिजर्व बने हैं। अभी हाल फिलहाल में 2024 तक का रिकॉर्ड देखेंगे 33 रिजर्व मतलब 33 एलिफेंट रिजर्व बने हुए हैं, ठीक है, बन चुके हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और यही एलिफेंट पॉपुलेशन को मतलब सर्वे किया जाता है इसमें, उसके रिजर्व मतलब रिजर्व बनाया जाता है ना। और उसके बाद सेकंड स्कीम आपकी माइक प्रोग्राम। ये दोस्तों जैसे कि एक समय क्या है कि बहुत ज़्यादा इलीगल किलिंग हो रहा था इनके दांतों के लिए, है ना, काफ़ी प्राइस होता है इसका। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए एक प्रोग्राम आया था माइक प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मे भी आगे पूछ भी सकता है, जैसे अभी काउंटिंग हुआ तो मे भी पूछ सकता है। तो माइक का फुल फॉर्म ही है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। 2003 में प्रोग्राम लाया गया था और नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। और इस साइट्स का मतलब जो फ्रेमवर्क है उसी के रेगुलेशन के हिसाब से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। उसके बाद आता है थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आप देखिए ये एक आर्टिकल है, मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड, ठीक है। अब जो कि मैं एक बार मैप में आपको कोस्ट लाइन इंडिया की दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों जैसे ये हमारा प्यारा भारत महान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या था। जैसे कि अगर आप इस कोने को देखिए इंडिया के, देखिए यहाँ पे किस तरह से मतलब अगर आप देखेंगे एरिया, जैसे ये है कर्व है, ठीक है, ये अंदर में इनलैंड है, छोटे से आइलैंड है, ठीक है, ये कर्व एरिया जा रहा है। तो पहले जब कोस्ट लाइन का मतलब मेजरमेंट किया गया था ना, इसको एज ए स्ट्रेट लाइन समझ के किया गया था। तो मतलब इसलिए उस समय जो मतलब मेजरमेंट आया था वो कम था और इस समय जो अभी करंट के मेजरमेंट है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए मतलब कह रहे हैं कि मतलब लैंड नहीं बढ़ा, मतलब हमारा एरिया नहीं बढ़ा है, बस मतलब जो मतलब कोस्ट लाइन को मतलब मेजर करने का टेक्निक था उसको चेंज कर दिया। अब जैसे जगह जगह आप देखिए कहीं कहीं मतलब इरोजन हो गया होगा, क्या पता कहीं मिट्टी ज़्यादा आ गई हो, कम आ गई हो, कहीं मतलब लैंड लग गया हो ना, तो इसीलिए इसका एरिया बढ़ गया। हर जगह मतलब जो कोने कोने उस समय छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नापना है ना, पहले कैसे नापते, जैसे यहाँ से यहाँ नापना तो सीधा नाप लेंगे ऐसे करके। पर अभी क्या है कि ये अंदर भी जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, है ना। रुकिए दोस्तों बता रहा हूँ आपको, ये है ना, ये इसको ऐसे जाके फिर ये अंदर ऐसे घूमेंगे, इधर भी ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे। अभी इस समय जो टेक्निक यूज़ करें, और इस समय मतलब जैसे सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया गया है मेजरमेंट में, ठीक है। चलिए फिर तो थर्ड करंट आर्टिकल में कह रहा है मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड, मतलब
ये मतलब वो बता रहा है कि जो मेजरमेंट यूज़ किया गया उससे मतलब कोस्ट लाइन तो बढ़ गई, इसकी लेंथ तो बढ़ गई, पर हम कोई लैंड गेन नहीं हुआ है। यही मतलब है इस आर्टिकल का। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो कोस्ट लाइन लेंथ है इंडिया की, ठीक है, ये हर साल, हर 10 साल में रिवाइज किया जाता है, ठीक है। जो ओल्ड वाला है 7516.6 किलोमीटर ओल्ड वाला, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मैनुअली कैलकुलेटेड था, या फिर मतलब जो मैप थे हमारे पास उसके अरेंज करके ही बनाया गया था, मतलब मोस्टली मैनुअल मतलब हुआ था इसको, ठीक है। और यूज़ में कौन सी आई थी, जो ब्रॉड आउटलाइन थी उन्हीं को लिया गया था। बीच में अगर मान लीजिए ये जैसे इंडिया का है ना, यहाँ पे जैसे स्ट्रेट ले रहे हैं, अगर बीच में ऐसे आ रहा है तो इसको नहीं ले लेते हैं, समझ दोस्तों। तो मतलब सीधा इसी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसीलिए से ये जो लेंथ थी कोस्ट लाइन लेंथ 7516 था। उसके बाद अगर नया वाला टेक्निक देखिए, इसमें क्या यूज़ किया, GIS यूज़ किया। GIS जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है दोस्तों, सेटेलाइट का यूज़ करके, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना है ना। उसके बाद लीडार होगा, ये 3D मैपिंग होगी दोस्तों, मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया 3D मैपिंग। इससे क्या होता है कि मतलब कि जो लेंथ है एकदम एग्जैक्ट पता चलती है, मतलब ड्रोन्स की मेहनत। अगर मान लीजिए पहले क्या है कि जिस एरिया में नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर ड्रोन्स को भेजा और इससे क्या हुआ, कोस्ट लाइन लेंथ को मेजर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है कि मतलब टेक्निक यूज़ करने की वजह से जो लेंथ था वो तो बढ़ गया, 11,098 हुआ है, पर ये क्या है कि कोई लैंड एक्वायर नहीं हुआ इंडिया में, एक्स्ट्रा लैंड बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों, कोई मतलब लैंड एक्वायर हुआ नहीं है इसमें, है ना। अब थोड़ा सा जान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा 11,098.8 किलोमीटर अभी नई लेंथ है, ठीक है, और पुरानी जो है 7,516। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया गया इसमें। तो इसमें जो मेथड यूज़ किया गया वो है कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। मतलब ये मेथड कहता है कि मतलब कि आप ये जान लीजिए, जो कोस्ट लाइन होती है वो इंक्रीज करती है मेजरमेंट में, ठीक है, अगर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। मतलब ये कह रहा है मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग दिस न्यू लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है, यही वो मेथड है। ये सबसे पहले कौन लाया था, ये लिविस फ्राई रिचर्डसन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्या कहता है कि स्टेट दैट मेजर्ड लेंथ ऑफ अ कोस्ट लाइन इंक्रीजेस एज मेजरमेंट्स रिजोल्यूशन इंप्रूव्स। जितना आप बारीकी से उसको देखेंगे उतना ही उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। कॉज कोस्ट लाइन्स आर नॉट स्मूथ, सही बात है, स्मूथ है नहीं, पहले स्मूथ समझ के किया था तो इतना मिला था, अब स्मूथ समझ के नहीं करोगे तो इतना मिल गया, है ना। अब उसके बाद GIS हो गया, जो मैंने आपको बताया, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और 3D मैपिंग, है ना। और उसके अलावा ड्रोन्स है, जहाँ पे नहीं पहुँच पाते वहाँ पे ड्रोन्स ले जाया गया, तो उससे पता किया गया, है ना। उसके बाद है कि इंडिया कोस्ट लाइन, अब ये जान लीजिए 3 समुंदर हैं इंडिया के, मतलब साथ में, जैसे आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अरेबियन सी हो गया दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल हो गया और नीचे हो गया इंडियन ओशन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ जानने वाली बात क्या है दोस्तों, कि थोड़ा सा आप ये लोग जान लीजिए, इंडिया की कोस्ट लाइन से कितने स्टेट टच होते हैं। तो अभी जान लीजिए 9 होते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये देखिए दोस्तों, कोस्ट लाइन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका पहले हो गया गुजरात, फिर आपका आ गया महाराष्ट्र, फिर आपका आ गया गोवा, फिर आपका आ गया कर्नाटका, फिर आपका आ गया केरला, फिर आपका आ गया तमिलनाडु, फिर आपका आ गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आ गया उड़ीसा, उसके बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। यही है स्टेट्स जो इंडिया के कोस्ट लाइन पे है, ठीक है, ध्यान रखना 9 है। उसके बाद अगर यूटीज में देखेंगे तो एक दमन दीव हो गया, है ना। उसके बाद आप देखेंगे लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद आप देखेंगे पुडुचेरी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार, ये रहा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और कुछ मतलब स्टैटिक पॉइंट इसका। तो इसमें जान लीजिए जो मेजरमेंट किया गया है दोस्तों, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स है क्या, है ना, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो आप देखिए ये जो मेथड यूज़ किया गया है, जो नई लेंथ है, उसमें अगर देखेंगे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी में हुआ तो वेस्ट बंगाल में हुआ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ गुजरात में। तो क्या है, गुजरात के पहले 1214 थी, तो अभी नई जो है 2340, ठीक है। वेस्ट बंगाल की मतलब 157 थी, और उस पर कितना हो गया 721, लगभग 350% इंक्रीज इसमें वेस्ट बंगाल में। और तमिलनाडु जो था पहले 4th नंबर पे आता था, आंध्र प्रदेश पहले आता था, तो अब तमिलनाडु 3rd पे आ गया है। तमिलनाडु का पहले 906 था, अब 1068 हो गया, आंध्र प्रदेश को पीछे कर दिया उसने, ठीक है। अब मिनिमम इंक्रीज अगर देखेंगे कहीं हुआ है तो वह केरला, सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। और जिसका घटा है तो वो एक यूटी है जिसका नाम है पुडुचेरी, जिसमें -4.9 किलोमीटर घटा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद 4th करंट अफेयर आ जाते हैं हम लोग। 4th करंट अफेयर है आपका भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम। ये क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अनवील किया है ना, कि इस सिस्टम को, ये सिस्टम जो है दोस्तों, जिस रिजोल्यूशन का यूज़ कर रहा है वो ये समझ लिए ग्लोबली जो सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन है ना, सबसे बेस्ट रिजोल्यूशन उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम क्या है, एक न्यू जनरेशन का वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है, मतलब अपग्रेडेशन है। मतलब पहले जो लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को भी छोड़ के आगे बढ़ गए, मतलब अगर मतलब मौसम के बारे में भविष्यवाणी करनी है तो अब और सटीकता से मतलब देश कर सकता है, भारत कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। ए न्यू जनरेशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। किसने डेवलप किया,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है। यहीं पे दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर भी है जिसका नाम है अकरा, ठीक है, उसी से पावर्ड होता है ये, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या कराएगा दोस्तों, और यहाँ ये डेवलप तो किया है IITM ने, पर ये किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस। ऑब्वियस सी बात है, ये तो समझ ही आएगा, ठीक है। अकरा जो है, अर्का जो है, सॉरी अकरा नहीं दोस्तों, अर्का जो है इसको पावर्ड करेगा, सुपर कंप्यूटर है। और इसका जो मतलब प्रोवाइड करेगा 6 किलोमीटर स्पेशल रिजोल्यूशन, ये समझ लीजिए बहुत ही हाई रिजोल्यूशन होता है, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल में अगर देखेंगे सबसे बेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। फिफ्थ करंट अफेयर हो गया दोस्तों, न्यूज़ में है हाल फिलहाल, तमिलनाडु बन गया है तीसरा स्टेट, ठीक है। किस चीज़ में, अपनी एक मतलब स्टेट की मतलब स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए, है ना। इससे पहले कर्नाटका और गुजरात ने लाया हुआ है, ठीक है। अब ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु खुद ही है, देख लीजिए स्पेस से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड कितने वर्क साइट हैं उसके वहाँ पे, तो उसके लिए तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो मोस्टली ये काम वो कर रहा है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक स्थिति और भी बढ़ जाए, मतलब है ना तमिलनाडु की, ठीक है। टू इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड रीजनल कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पेस इकोनॉमी। इसका मेन मकसद है कि कम से कम नहीं तो मतलब 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आए इस सेक्टर में, है ना, अगले 5 सालों में, और कम से कम नहीं तो 10,000 नौकरियां, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्रिएट हो इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद सिक्स करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, मेडल टैली, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था ना कि पहला एडिशन हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम का, ठीक है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपका दमन ड्यू में, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसकी मेडल लिस्ट आ गई है दोस्तों, तो मेडल लिस्ट में आप लोग जान लीजिए नंबर 1 पे अगर कोई है तो मणिपुर याद रखिएगा, यहीं पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। अब मैती कुकी की लड़ाई सबसे ज़्यादा हो रही है, मतलब नक्सलाइट वाला दिक्कत हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, बस ध्यान रखिएगा। इसमें से याद आएगा आपको खेलो इंडिया बीच गेम में भी मणिपुर नंबर 1 पे, ठीक है। इसने कितने मेडल जीते हैं, 14 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। सेकंड पे महाराष्ट्र है और उसके बाद थर्ड पे नागालैंड है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो इसीलिए एम से याद रखिएगा, एम से मणिपुर या फिर मामा नाजा, है ना, कोई भी ट्रिक बना लीजिए आप लोग, है ना। मेडल अगर आप देखेंगे तो मैं बताया था आपको 6 गेमों में होता है, एक सॉकर होता है, एक वॉलीबॉल होता है, सीपक टकराव होता है। सीपक टकराव दोस्तों मतलब वॉलीबॉल की तरह होता है, पर हाथ यूज़ नहीं करते इसमें, है ना। इसमें यूज़ करते हैं आपका सर हो गया, ठीक है, पैर हो गया, छाती हो गया, ठीक। उसके बाद कबड्डी तो आप लोग जानते हो, पेनकैक सिलवट हो गया। ये दोस्तों एक तरह से मार्शल आर्ट है जो इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया के आसपास के देशों में होता है, ठीक है। और एक हो गया आपका ओपन वाटर स्विमिंग, ठीक। विदाउट मेडल अगर गेम्स देखेंगे तो दोस्तों तो 2 है, जो मतलब सिर्फ प्रमोशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए किया गया था। एक तो मालखम्ब है जो कि स्टेट गेम है, किसका मतलब मध्य प्रदेश का है, और एक टग ऑफ वार, वही रस्सी खींचा का प्रदर्शनी में बस लगाया गया था दोस्तों, इसमें मेडल नहीं था, ठीक है। अब ये मेडल लिस्ट पर हुआ कहाँ दोस्तों, ये घोगला बीच ड्यू में हुआ है, दमन ड्यू तो समझ रहे यूटी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप खेलो इंडिया के बारे में जान लीजिए, खेलो इंडिया गेम्स जो था 2018 में स्टार्ट हुआ था एज ए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये मेन ध्यान रखिएगा 2018। फिर यूनिवर्सिटी के गेम स्टार्ट कर दिया गया, जैसे खेलो स्कूल गेम थे ना, फिर यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट किए गए 2020 में, उसी साल मतलब विंटर गेम्स भी स्टार्ट हुए खेलो इंडिया। और उसके बाद 2023 में जाके खेलो इंडिया पैरा गेम्स, बीच में कोविड आ गया था इसलिए शायद नहीं हुआ था, इसलिए 2023 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 7th करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, 78th कैननेस फिल्म फेस्टिवल। ये दोस्तों इसमें मैंने बस इतना देखा कि इसमें किसी इंडियन को तो मिला नहीं है, तो सबसे बड़ा अवार्ड इनका कौन सा है, पाल्मे डियोर अवार्ड, ठीक है। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है इस फिल्म मतलब कैननेस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो बस यही जान लीजिए किसको मिला है, जाफर पनाही को मिला है। इनकी मूवी का नाम क्या है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, डायरेक्टर है, ठीक है। कोई इंडियन को मिला नहीं, तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट था नहीं दोस्तों, तो मोस्टली अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए, पर मेरे ख्याल से आपको जो कम से कम याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ये वाला, और किसको मिला है, जाफर पनाही को, ठीक। फिर आ जाता है 8th करंट अफेयर दोस्तों, वर्ल्ड फुटबॉल डे। ये जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले साल ही इसके लिए मतलब घोषणा किया गया था कि मतलब हर साल हम 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन एक सबसे पहला इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फुटबॉल कंपटीशन हुआ था, गेम खेला गया था, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था इसी दिन 25 मई 1924 में, किसके दौरान, समर ओलंपिक्स गेम्स के दौरान पेरिस में, ठीक है दोस्तों। और अनाउंस कब हुआ था, 2024 में। इस बार 25 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों 9th करंट अफेयर। 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, न्यूज़ में है यशोदा AI इनिशिएटिव। ये नाम से समझ रहे हैं आप, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये लॉन्च हुआ है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब ये जो भी वुमेन्स होती हैं उनको AI लिटरेसी उनकी बढ़ाने के लिए, डिजिटली उनको अवेयर करने के लिए, डिजिटली सिक्योर करने के लिए, सेफ रखने के लिए, है ना, सारी चीज़ें इनको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब इसमें मेन क्या है आप ये जान लीजिए कि NCW है क्या दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब वो किसी एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है दोस्तों। अब किस एक्ट के थ्रू बनाया, तो ये NCW एक्ट 1990 में हुआ, और उसके बाद 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना होगी। किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन अभी करंट में जो है वो विजया किशोर राहतकर है, पर जो पहले चेयरमैन थी वो थी जयंती पटनायक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 10th करंट अफेयर आ जाता है आपका अल्जीरिया। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, है ना, उसका नया मेंबर बन गया ये, ठीक है।
अल्जीरिया। इससे पहले 2023 में इजिप्ट बना था दोस्तों, ध्यान रखना करंट में। अभी लेटेस्ट में अल्जीरिया जुड़ा और 2023 में जो लास्ट जुड़ा था वो इजिप्ट था, ठीक है। एनडीबी को क्या बोलते हैं, मतलब एक और नाम से बोला जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, और वैसे फुल फॉर्म इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2014 में साइन हो गया था और 2015 में लागू हो गया था जुलाई, ठीक है। मेंबर इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो ब्राज़ील है, ब्रिक्स ही है, BRICS, है ना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट ने बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। इजिप्ट था जो लास्ट था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में है वो अल्जीरिया है। फिर 11th करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों, इंडिया की पहली विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन वुमेन जिसने मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया, उनका नाम है चोहुनजिन आंगमो, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और इनको जान लीजिए प्रेसिडेंट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड भी मिला है। मतलब इस चीज़ के लिए नहीं, पहले ही मिल चुका है, मतलब ये फेमस है, काफ़ी मतलब मजबूत है यादों से, ठीक है। और ये दुनिया की 5वीं ऐसी बनी जिन्होंने मतलब माउंटेन एवरेस्ट को विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी मतलब फतेह कर लिया, चढ़ गई, ठीक है। उसके बाद 12th करंट अफेयर आपका होता है, और ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है और नेपाल में ही है दोस्तों, ठीक है। और इसकी हाइट हर साल बढ़ती है। उसके बाद लास्ट करंट अफेयर हमारा आ जाता है 12th, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 दोस्तों। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, मतलब क्या है, पहली बार हो रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर ही खेलेंगे। मतलब जैसे मेंस में जिसकी एज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 40 साल है और वुमेन्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 35 साल है, वही खेलेगी। कहाँ होगा ये, चेन्नई में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही करंट अफेयर है। आप बताइए कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, ओके, थैंक यू।